मित्रों, ये वीडियो की शुरुआत एक मीम से करते हैं ताकि आपको टॉपिक का मुद्दा क्या है समझ आए। डार्क नाइट मूवी के अंदर ये विलन बेन अमेरिका के शेयर बाजार में घुस जाता है और अगर वो ऐसा बोले कि वेन एंटरप्राइज नहीं, मुझे अदानी एंटरप्राइज का शेयर दो, और सामने जो शेयर ब्रोकर है उसको मना कर दे कि भाई ये तो अमेरिकन शेयर मार्केट है ना, तो इधर अदानी का शेयर नहीं मिलता, मैक्सिमम आपको उसका एडीआर या जीडीआर मिल सकता है। एंड देन बेन बोलता है झूठ, निर्मला जी ने कहा कि ये मिल सकता है। अभी समझते हैं मामला क्या है। पहला प्रश्न, क्या अमेरिकन या कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर भारत की कंपनी का शेयर खरीद सकता है? दूसरा, एडीआर जीडीआर क्या है? तीसरा, डायरेक्ट लिस्टिंग क्या है? चौथा, इनके फायदे नुकसान क्या है? पांचवा, ये पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है? आईपीओ एफपीओ क्या होता है? और आजकल यूपीएससी को खुजली मची है कि ऐसा जो भी चीज़ आए उस पर टैक्स लगता है कि नहीं, तो ये भी हम समझेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप वी विल सी दिस। सबसे पहले समझते हैं, क्या एक अमेरिकी व्यक्ति अदानी के शेयर खरीद सकता है? अमेरिकी मतलब कोई भी फॉरेनर। कैन एन अमेरिकन और एनी फॉरेन इन्वेस्टर बाय अदानी शेयर्स? तो जवाब है, उसका लोकेशन क्या है, वेयर इज दैट इन्वेस्टर सिचुएटेड। क्या वो अमेरिकन इन्वेस्टर भारत के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आया है वो? या फिर दूसरा ऑप्शन बी, कि क्या वो अमेरिकन पर्सन अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में बैठा है, जैसे नास्डेक या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में बैठा है? उस हिसाब से जवाब बदल जाएगा। तो पहले हम बात करें कि कैन अमेरिकन इन्वेस्टर बाय अदानी शेयर, और अगर उसका लोकेशन, मान लीजिए उसका लोकेशन है कि वो भारत के स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी वगैरह में बैठा है, तो जहाँ यहाँ वो खरीद सकता है। और उस पर डिफरेंस आएगा कि कितनी लिमिट में खरीद रहा है। मान लीजिए वो अदानी के शेयर अप टू 10% शेयर होल्डिंग अदानी की वो खरीदता है, तब तक उसको हम कहा जाए कि वो एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी एफपीआई है। और अगर 10% से ज़्यादा अदानी के शेयर्स वो खरीद लेता है तो हम कहें कि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है। आगे, तो अमेरिकन इन्वेस्टर भारत के भीतर आके इसको खरीदेगा तो हम क्या बोलेंगे, वो जो पैसा है वो एफडीआई है, एफपीआई है, ऐसी बात होगी। अभी ये ब्लू वाला जो स्लाइड है उसको अभी आप इग्नोर करो, ये हमने समझ लिया। अभी आप ये जो ब्लैक वाला है उस साइड पे फोकस करो, कि मान लीजिए वो अमेरिकन इन्वेस्टर का लोकेशन वो अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में बैठा है, जैसे नास्डेक वगैरह में, तो क्या वो खरीद सकता है? तो यहाँ पर मुद्दा आता है कि लिस्टिंग किस तरह से हुआ है। दो बातें हो सकती है। ऑप्शन ए, इनडायरेक्ट लिस्टिंग से खरीद सकता है, जैसे एडीआर या जीडीआर होता है, वो क्या है अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। या ऑप्शन बी, डायरेक्टली अगर लिस्टिंग हुआ है तो खरीद सकता है। अब डायरेक्ट लिस्टिंग गिफ्ट स्वीटी के द्वारा होगा, वो चीज़ क्या है वो भी समझते हैं। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। तो पहला तो हमने समझ लिया क्या अमेरिका का आदमी भारत का कंपनी का शेयर खरीद सकता है कि नहीं, तो हाँ वो समझ लिया। अभी दूसरा मुद्दा है कि ये एडीआर जीडीआर क्या है, उसके बाद समझते हैं डायरेक्ट लिस्टिंग क्या होता है। देखिए, एडीआर यानी कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, इसका हिंदी होता है अमेरिकी निक्षेपागार रसीद या ऐसा, जिसकी कोई हिंदी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मेंस का अंदर कोई फुल फॉर्म आपको पूछने वाला है नहीं। खैर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट एडीआर का कंसेप्ट ऐसा है, मान लीजिए कोई एक नॉन अमेरिकन कंपनी है, वो अदानी भी हो सकता है जो इंडिया की कंपनी है, वो कोई चाइना की भी कंपनी हो सकती है। अब उनको अपना शेयर अमेरिका में इशू करना है और अमेरिकन शेयर इन्वेस्टर से पैसा मोबिलाइज करवाना है। तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट में ऐसा होता है कि ये लोग अपने शेयर्स किसी अमेरिकी बैंक को देंगे, और सपोज सिटी बैंक को दिया, और सिटी बैंक उनको अपनी तिजोरी में रख के उसके मुकाबले अमेरिका के शेयर मार्केट में नया एक इंस्ट्रूमेंट इशू करेगा जिसको हम कहते हैं एडीआर यानी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। और फिर वो अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में, नास्डेक, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में लिस्ट होगा। जो भी अमेरिकन को उसमें पैसा लगाना है वो लगाएगा, और ये सिटी बैंक वाला फिर वो अदानी को या चाइनीज़ कंपनी को दे देगा। प्रश्न, सिटी बैंक को ऐसा बड़ा भाई बनने की क्यों जरूरत? भाई उसको फी मिलती है तो वो करेगा। तो यानी एडीआर क्या है, जब कोई गैर अमेरिकी कंपनी परोक्ष रूप से अपना शेयर अमेरिकी शेयर बाजार में जारी करे। देखिए, सीधा वो नहीं दे रहा है, ये ऐसे इनडायरेक्टली खा रहा है कि सबसे पहले इन्होंने शेयर बैंक को दिया, बैंक ने सामने स्टॉक मार्केट में नया इंस्ट्रूमेंट जारी किया, ऐसा सब। तो इस तरह से शेयर्स दिए, एडीआर जनरेट हुआ, सामने पैसा आया,
और वो बैंक इन नॉन अमेरिकन कंपनीज को देगा। अब आगे का मुद्दा कि देखिए अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट क्या है, वो तो हमने पिछली स्लाइड में देखा। तो फिर जीडीआर यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट क्या है? वो एडीआर जैसी ही चीज़ है, लेकिन यूरोप या कुछ एशियन हांगकांग वगैरह के शेयर बाजार में ऐसा इंस्ट्रूमेंट इशू करवाया जाए इनडायरेक्टली, कोई नॉन यूरोपियन कंपनी द्वारा, कोई नॉन हांगकांग कंपनी द्वारा, तो फिर हम उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहेंगे? जीडीआर। तीसरा, तो फिर इंडियन या भारत डिपॉजिटरी रिसीट क्या है? वो भी मिलती जुलती चीज़ है कि जब कोई एक नॉन इंडियन कंपनी इंडिया के शेयर मार्केट में ऐसा इनडायरेक्टली किसी बैंक के मार्फत इंस्ट्रूमेंट जारी कराए तो बन जाए भारत डिपॉजिटरी रिसीट। लेकिन उसको अभी दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं, हम मूल टॉपिक पे वापस आते हैं। एडीआर जीडीआर हमने समझा, तो प्रश्न तो फिर ये डायरेक्ट लिस्टिंग क्या है? देखिए डायरेक्ट लिस्टिंग क्या है, अगर मैं कहूँ एडीआर तो वो एक जात का इनडायरेक्ट लिस्टिंग था। इनडायरेक्ट ऐसे, सीधा पैसा मुंह में नहीं आ रहा है, ऐसा इनडायरेक्टली आ रहा है कि अदानी ने शेयर सिटी बैंक को दिया, सिटी बैंक ने मार्केट में एडीआर जनरेट किया, अमेरिकन इन्वेस्टर ने एडीआर लिया और अदानी को पैसा मिला सिटी बैंक से। तो इसको हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट लिस्टिंग। तो फिर डायरेक्ट लिस्टिंग क्या होगा? डायरेक्ट लिस्टिंग में ऐसा होगा कि अदानी सीधा ही अपने शेयर्स अमेरिका के नास्डैक या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कहीं पे सीधा लिस्ट करा दे और सीधा बिकवा दे। तो बीच में ये सिटी बैंक आया ही नहीं, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे? अभी ऐसा नहीं है, अभी सीधा ऐसे खा रहा है, तो डायरेक्ट लिस्टिंग है। हाँ, तो टॉपिक चर्चा में जो आया, नॉर्मल लिस्टिंग या डायरेक्ट लिस्टिंग बोलो, और दूसरा सामने एडीआर। तो इन दोनों में क्या फ़र्क हो सकता है? देखिए, आपको डायरेक्टली या नॉर्मली, जैसे टेस्ला ने, फेसबुक ने, गूगल ने अमेरिका के शेयर मार्केट में अपने शेयर लिस्ट करवाए होंगे, अगर ऐसा करना है तो अमेरिकन सेबी की अप्रूवल लेनी पड़े। तो अदानी के पॉइंट ऑफ व्यू से इधर देखो, मैंने ये पसीना छूट गया वाला स्माइली, मतलब उसमें काफ़ी कम्बरसम प्रोसेस, सब आपको डॉक्यूमेंटेशन अप्रूवल लेने में तकलीफ है। उसके मुकाबले एडीआर में देखो, मैंने ये खुशखुशाल स्माइली डाला है, मतलब वो आसान होता है, इसलिए कुछ कंपनियां ये रूट पसंद करती। दूसरा, कि अमेरिका के अकाउंटिंग नॉर्म्स, बैलेंस शीट कैसे बनानी है, टैक्सेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स मतलब कि फॉर एग्जांपल इंडिया में कुछ ऐसा है कि कंपनियों के बोर्ड में कम से कम एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर महिला होनी चाहिए, पर अमेरिका में शायद ऐसा है कि 20% बोर्ड मेंबर जो हैं वो फीमेल होने चाहिए। तो अगर कितने सपोज 5 है तो ये एक होना चाहिए वगैरह, आप गिन लेना वो सी सेट के हिसाब से। तो समझो कि अगर आप अदानी, जो कि एक इंडियन कंपनी है, अमेरिका के शेयर मार्केट में नॉर्मल या डायरेक्ट लिस्टिंग कराती है, तो उस पर ये सब शर्तें टफ लग जाएंगी, तो पसीना छूट जाए। जबकि आप एडीआर के मार्फत करते हो तो इसमें ये सब मगजमारी थोड़ी कम रहती। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ एडीआर। तो अब तो आप कहेंगे कि भाई, तो कोई भी नॉन अमेरिकन कंपनी ने सीधा एडीआर ही इशू करना चाहिए, अमेरिका में डायरेक्ट लिस्टिंग नहीं कराना चाहिए। पर देर आर सम प्रॉब्लम्स। देखिए, एक ज़माने में कुछ चाइनीज़ कंपनियां थी, बोगस कंपनियां, कि उसने एड्रेस दिया हो कि मेरा ये बड़ा सा फैक्ट्री है, लेकिन उधर जाओ तो खाली हो, कुछ नहीं। बस ऐसे ही हवा में कंपनी बना दी, उसके शेयर जारी करे, सिटी बैंक को दिए और मार्केट में हाइप बना दे, प्रेस को पैसा खिला के, जो भी उनके इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटी टाइप लोग हैं, उनको पैसा खिला के कि तुम हवा बनाओ कि ये एडीआर में बहुत पैसा है, प्रॉफिट है। और अमेरिकन इन्वेस्टर उसमें पैसा डालते थे, कुछ बार पैसा बनाए, लेकिन बाद में फिर सब पैसा डूब गया, क्योंकि नीचे कंपनी तो थी नहीं जो प्रॉफिट करे, प्रॉफिट में से डिविडेंड आए, कुछ नहीं था। तो इसलिए अमेरिका में अमेरिकन इन्वेस्टर्स को अभी एडीआर में इन्वेस्ट करने में इतना मज़ा नहीं आता। एक ज़माने में इन्फोसिस वगैरह ने ये काम किया था, लेकिन आजकल अमेरिका के खुद के इन्वेस्टर इससे डरते हैं, इसमें पैसा लगाना वो नहीं चाहते। इसलिए अगर आप एक नॉन अमेरिकन कंपनी है, मान लीजिए अदानी या कोई भी इंडियन कंपनी है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं चाहता हूं कि अमेरिकन इन्वेस्टर मेरे शेयर्स खरीदे, और वो भी अमेरिका के शेयर मार्केट में बैठा बैठा खरीदे, नास्डैक में बैठा बैठा, तो पहले तो मैं इनडायरेक्ट लिस्टिंग कराता था एडीआर जीडीआर से, लेकिन आजकल इसमें मज़ा नहीं है, अमेरिकन इन्वेस्टर पैसा नहीं दे रहे हैं। तो भारत सरकार ने 2023 जुलाई में ऐसा करा कि नो प्रॉब्लम, अब से आपको दूसरी भी हम छूट देते हैं कि आप डायरेक्ट लिस्टिंग करा देना, मतलब आप सीधा ही अमेरिका के शेयर मार्केट में अपने शेयर्स लिस्ट करवा देना। लेकिन उससे पहले गिफ्ट सिटी में आपने कुछ उसकी रजिस्ट्रेशन करानी होगी। गिफ्ट सिटी क्या है? गुजरात के अंदर गांधीनगर के पास एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। मतलब वहाँ पर जो इंडिया के टैक्सेशन और बाकी जो भी नियम लगते हैं करेंसी एक्सचेंज के, आरबीआई के, सेबी के, वो नहीं लगते या उनको छूट दी जाती। तो आप पहले गिफ्ट सिटी में कुछ रजिस्ट्रेशन या प्रोसीजर उसकी करना, और फिर सीधा आप अमेरिका के अंदर वो कर सको, ऐसी हम आपको छूट देते। वी विल परमिट दिस।
ऑफकोर्स अदानी ने इसके बियॉन्ड जाके अमेरिका की सेबी में भी परमिशन तो लेनी होगी, पर भारत सरकार ने अपनी तरफ से जो एनओसी देना चाहिए वो उन्होंने दे दिया। अब प्रश्न है इसके फ़ायदे नुकसान क्या है। सबसे पहले हम डायरेक्ट लिस्टिंग के फ़ायदे समझते हैं। तो मैंने आपको बताया कैसे एडीआर जीडीआर में अमेरिका के इन्वेस्टर्स को भी इंटरेस्ट नहीं है, मज़ा नहीं आता, तो डायरेक्ट लिस्टिंग हैज़ बिकम नेसेसरी। दूसरा, भारत में जैसे कोई ऑयल गैस मेटल ऑटोमोबाइल कंपनी है, अगर वो अपना आईपीओ लाती है तो पब्लिक उसमें इन्वेस्ट करेगी, यस, क्योंकि हम लोग उस बिज़नेस को समझते हैं, उसका प्रॉफिट लॉस फ्यूचर पोटेंशियल समझ सकते हैं। लेकिन इंडिया की स्टार्टअप कंपनियां जब इंडिया के अंदर आईपीओ लाती हैं तो शुरू में तो इन्वेस्टर ने पैसा लगाया, लेकिन पेटीएम वगैरह में पैसा डूब गया। तो ऐसी जो भी स्टार्टअप और टेक कंपनियां हैं उनके लिए अब फ्यूचर में भले वो जेन्युइन और अच्छा कंपनी भी हो, लेकिन भारत के इन्वेस्टर नहीं, ये सब स्टार्टअप वाले तो टोपी पहनाते हैं। तो आईपीओ के अंदर वो फुल्ली सब्सक्राइब ना करे, पैसा नहीं मिले, ये चैलेंज है। तो ऐसी जो जो नई स्टार्टअप कंपनियां टेक कंपनियां इंक्लूडिंग रिलायंस जियो भी अपना कुछ नया एक टेक्नोलॉजी का अलग कंपनी बनाना चाहता है, तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग सीधा अमेरिका में लिस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ के इन्वेस्टर ज़्यादा खुले मन के और संयम वाले हैं कि वो समझते हैं कि ऐसी चीज़ों में हम पैसा डालें और सीधा तुरंत हमें रिटर्न नहीं मिले, पर 10-20 साल के बाद ग्रो करेगा वगैरह। इंडियन इन्वेस्टर में शायद इतना पेशेंस कम हो, इसलिए ये सब। क्योंकि आप समझो आईपीओ पेटीएम का शेयर गिरता है तो गिरता भी इसलिए ना कि कोई छोड़ के भाग रहा है। वेन एवर शेयर प्राइस फॉल बिकॉज समवन इज एग्जिटिंग इन पैनिक। तो अमेरिका में शायद वो लोग कम करते होंगे कि टेक कंपनी में हम धीरज से 10 साल अपने पास लेके बैठे रहेंगे, उसके बाद ये चढ़ेगा। सो ईजियर फंडिंग फॉर इंडियन स्टार्टअप्स एंड टेक कंपनीज, ये भी एक फ़ायदा हो सकता है। तीसरा फ़ायदा कि अगर एडीआर करता तो अमेरिका की कोई बैंक को उसने फ़ीस देनी पड़ती भारत के बिजनेसमैन ने, लेकिन यहाँ तो कोई फीस ऐसी बीच वाले को मिडल मैन को देनी नहीं। तो ये फ़ायदे हैं, तो सामने नुकसान क्या है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्स या चैलेंजेस। मतलब ये ग्रीन वाली स्लाइड हमने पढ़ ली, अभी आप राइट हैंड साइड पे जो लिखा है उसको देखो। पहला, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से चुनौती क्या होगी कि अमेरिका के जो टफ नॉर्म्स होंगे कि मान लीजिए बोर्ड ऑफ गवर्नर में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 20% महिला होनी चाहिए, या एक्स वाई जेड, ये नए नए रूल्स को आपको पालन करना होगा, वो सब उसने मानना पड़े, शायद ये एक डर लग सकता है। दूसरा, इंडियन गवर्नमेंट के लिए डर का मामला ये हो सकता है कि इसमें राउंड ट्रिपिंग के मार्फत मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है। ये ऐसी बात है, सपोज मेरे पास 2 नंबर का पैसा हो और मैं हवाला के ज़रिए या किसी के ज़रिए अमेरिका या मॉरिशस में भेज दूँ और वहाँ एक फर्जी कंपनी बना दूँ, फिर मैं अपना आईपीओ लॉन्च कराऊँ और उसी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और फिर बताऊँ कि ये तो भारत में है, तो ब्लैक का मनी वाइट हो गया, क्योंकि ये तो मतलब मेरी फर्जी कंपनी ने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया। और ब्लैक का पैसा वाइट करो, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, धन शोधन। तो उसकी भी डेंजर लगती है। हालांकि डेंजर वो थोड़ी कम है, क्योंकि अमेरिका में सारे रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा टफ है। अगर मॉरिशस में ये सब अलाउ करते या केमन आइलैंड में तो डर जाता था। तीसरा, इंडियन इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डर क्या है। मान लीजिए अदानी भारत के अंदर भी अपनी कंपनी का शेयर लिस्ट कराए और न्यूयॉर्क के अंदर भी लिस्ट कराए, तो वो न्यूयॉर्क के अंदर उनका कोई हिंडनबर्ग वगैरह ऐसी एनालिस्ट या शॉर्ट सेलर टाइप का काम करने वाले लोग हो, वो उधर उसके शेयर्स को गिरा दें। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है उसका मैंने एक अलग वीडियो बनाया था, इधर ऊपर आई कार्ड में वो डाल दूंगा। तो वो हो सकता है कि वो वहाँ उसका भाव गिरा दे और उसके पैनिक में इंडिया में भी उस कंपनी का भाव गिर जाए और हमने जेन्युइनली पैसा जो इन्वेस्ट किया है वो भी डूब जाए। सो इट मे मेक आवर इन्वेस्टमेंट मोर वल्नरेबल टू द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द अमेरिकन इन्वेस्टर्स। हो सकता है वो कुछ और ही वहाँ पर पीआर कैंपेन चले कि देखो अदानी तो म्यांमार के जो तानाशाह हैं उनसे भी वो तो ऑयल गैस खरीदता है, तो ये सब गलत हो रहा है, डेमोक्रेसी खतरे में, ये वो फला डिमका करके अमेरिका के अंदर वो सब उनकी ट्विटर और वो जनता गिरा दे उसका शेयर। तो उसके प्रत्याघात आफ्टर शॉक्स इंडिया में भी आ सकते हैं। एनीवेज, तो देज वर एडीआर जीडीआर देखा, डायरेक्ट लिस्टिंग देखा, दोनों के फायदे नुकसान हमने देखे। अब आगे के मुद्दे दो बचते हैं, पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आईपीओ एफपीओ क्या, और आजकल यूपीएससी को खुजली मची है कि ये सब चीज़ पे टैक्स लगता है कि नहीं, ऐसा वो एमसीक्यू पूछते रहते हैं। हाँ, तो वो समझते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सारे विद्यार्थियों की ये प्रश्न रहता है कि तुम्हारा नया इकोनॉमी का कोर्स कब आ रहा है। पुराने तो सब खत्म हो गए, 2023 साइकिल की प्रीलिम्स के कोर्स कंप्लीट, 2023 की मेंस के भी कोर्स कंप्लीट, उसके अंदर अभी 3 लेक्चर कुछ बचे, अब तो एग्जाम भी वो नहीं चलेगा, 46 डेज आ लेफ्ट, तो जो पढ़ाना था मैं पढ़ा चुका हूँ। हाँ, लेकिन अगली प्रीलिम्स 300 डेज बाद जो है उसके लिए प्रीलिम्स का मेरा कोर्स, उसकी ट्रेन चलेगी शिक्षक दिन से। शिक्षक दिन आपको पता होना चाहिए भाई, 5 सितंबर को होता है।
तो तब से प्रीलिम का मेरा कोर्स चलेगा, और 2024 की मेंस के लिए भी मेरा कोर्स चलेगा, लेकिन वो दिवाली के बाद से चलेगा, क्योंकि शुरू में थोड़ी तो फाउंडेशन बननी चाहिए ना इकोनॉमी की, उसके बाद मेंस की सीधी बात करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो समझो टीचर्स डे यानी सितंबर से लेके दिवाली मतलब मिडल ऑफ द नवंबर तक प्रीलिम्स की पढ़ाई, फिर मेंस वाली भी पैरेलल ट्रेन चलना चालू हो जाएगी। तो प्रीलिम्स और दोनों मेंस दोनों के कोर्स होने वाले हैं। क्या दोनों के मतलब डबल प्राइस देना है? नहीं। आप जानते हैं अनअकैडमी इज़ लाइक नेटफ्लिक्स, कि आप एक ही सब्सक्रिप्शन लेते हैं और फिर सारे शो उसमें अनलॉक हो जाते हैं। उसमें भी अभी 50% अप टू 50% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। द अनलॉक कोड इज़ monal.org, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। खैर वापस आते हैं, मतलब नॉट जस्ट फॉर इकोनॉमी, सारे सब्जेक्ट के सारे चीज़ें आप देख सके ऐसी अनअकैडमी की ये प्लस सब्सक्रिप्शन होती। खैर वापस आते, तो मैं बता रहा था पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, आईपीओ, एफपीओ, और टैक्स लगेगा कि नहीं, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। हाँ, तो देखिए अदानी कंपनी, जब अदानी पावर नाम की कंपनी बनी मेरे ख्याल से वर्ष 2002 में, तो वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। कंपनी एक्ट में ही रजिस्टर करते हैं अपन, अलग अलग जात के रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो शुरुआत में वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर कुछ पाबंदियाँ होती हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जन सामान्य को अपने शेयर नहीं बेच सकती। मतलब अदानी एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन नॉट सेल द शेयर्स टू पब्लिक एट लार्ज। मतलब वो अखबार में विज्ञापन दे के कि मेरा आईपीओ आने वाला है और 80 से 100 रुपये के रेंज में आप उसमें बीड कर सकते हो, दाव लगाओ, तुम्हारा नंबर लगा, तुमको शेयर दूंगा अपनी, वो सब नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि मेरी कंपनी आईपीओ इशू कर सके, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं कर सकती। आपने अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कन्वर्ट कराना होगा और उसे एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना होगा। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऐसी होती है कि दे कैन इनवाइट पब्लिक एट लार्ज टू बाय इट शेयर्स, तो फिर वो अपना एडवर्टाइजमेंट दे के मेरा आईपीओ आ रहा है, खरीद लो, वो सब कर सकता है। तो इधर देखो, पब्लिक एलटीडी लिमिटेड मतलब वो शेयर्स आम लोगों को बेच सकता है कि नहीं, उसी हिसाब से। दूसरा एक वर्ड होता है, डू नॉट कंफ्यूज, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब ऐसी कंपनी की जहां पर गवर्नमेंट मेजोरिटी शेयर होल्डर है, जैसे कि ओएनजीसी। तो पब्लिक सेक्टर वर्ड का मतलब अलग होता है और पब्लिक लिमिटेड शब्द का मतलब अलग होता है। खैर वापस आते हैं, अब दूसरा प्रश्न, आईपीओ और एफपीओ क्या है? अदानी पावर, उसने अपने इस प्रकार से शेयर इशू करवाने थे, तो उसने क्या किया, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अपना रजिस्ट्रेशन कन्वर्ट किया। फिर उसको फर्स्ट टाइम जब आम जनता को अपने शेयर्स इशू करने फर्स्ट टाइम करेगा, तो उसको हम कहते हैं आईपीओ, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। हो सकता है उसमें उसने 100 करोड़ उठाए हो मार्केट से, फिर कुछ साल बाद उसको लगे मुझे अभी और 40 करोड़ चाहिए, तो दूसरी बार भी एक्स्ट्रा अपने शेयर्स वो इशू कर सकता है। तो ऐसा सब्सिक्वेंटली सेकंड टाइम थर्ड टाइम जब इशू करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, इनिशियल बोल नहीं सकते, आईपीओ बोल नहीं सकते, उसको हम कहेंगे एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। ऐसा अदानी ने शायद पिछले साल या इस साल कोशिश की थी, लेकिन पैरेलली उसी टाइम में वो हिंडनबर्ग नाम के एक अमेरिकन एनालिस्ट ने सब नेगेटिव न्यूज़ फैला के उसका शेयर गिरवा दिया। तो फिर अदानी ने एफपीओ में लोगों से पैसे लिए थे, अपन प्राइस गिर गया, तो उसने पैसे वापस कर दिए कि आपका नुकसान नहीं हो। खैर वो सब अलग चीज़ थी। हम वापस आते हैं, तो हमने पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, आईपीओ एफपीओ देखा। अब बचता है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या, और टैक्स लगेगा कि नहीं, दैट इज द मेन क्वेश्चन। तो देखिए अदानी पावर 2002 में प्राइवेट लिमिटेड, फिर 2007 में वो कन्वर्ट होकर पब्लिक लिमिटेड बना, फिर 2009 में उसने अपना आईपीओ लॉन्च किया। अब वो आईपीओ लॉन्च किया तो एप्लीकेशन डेट थी जुलाई 28 से जुलाई 31। डेट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, कंसेप्ट समझो कि मतलब उस तारीख में आपने अप्लाई करना था, आपका अगर उसकी जो भी लॉटरी में नंबर लग गया तो आपको शेयर्स मिलेंगे और आपने उसको पैसा देना था। अब ये जो आपको सब मिला वो चीज़ क्या है, इसको हम कहेंगे प्राइमरी मार्केट, क्योंकि ये एक प्रकार से आप फ्रेश पेटी पे एक ब्रांड न्यू कार खरीद रहे हो कार शोरूम से, तो ये हुआ प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब ऐसा नहीं उसका कोई एक लोकेशन है कि चंडीगढ़ सेक्टर 40 में मिलता है, नहीं, ये सब काम ऑनलाइन होते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन पर्पज़ के लिए हम इसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। और फिर आपका जो नंबर लग गया, अब आपने शेयर्स आ गए, अब आपकी इच्छा है कि थोड़े दिन बाद मुझे किसी और को बेच देने हैं, राइट, यू कैन डू दैट। आपने गाड़ी खरीदी, आप किसी और को सेकंड हैंड में बेच सकते हैं। तो सेकंड हैंड में बेचने कहाँ जाओगे, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। और उसमें शेयर्स का जो बाइंग सेलिंग होता है तो बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वगैरह। तो यहाँ पर आपके शेयर्स लिस्ट होते हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, लिस्टिंग हुआ। और लिस्टिंग इस कंपनी के शेयर्स का कब हुआ था, 20 अगस्त 2009 को। खैर अब फ्यूचर में ये लिस्टिंग यूएसए में भी हो सकता है, ऐसा सब ये नए डेवलपमेंट के हिसाब से हम लोग सोच सकते हैं।
और उस हिसाब से ऐसा कि अमेरिका के प्राइमरी मार्केट में ही वो इशू और अमेरिका के ही सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हो जाए, तब जाके अदानी को पैसा मिले, ऐसे सब गेम बन सकते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन, टैक्स लगेगा कि नहीं, क्योंकि यूपीएससी को खुजली मची है ये पूछने की। देखो आजकल यूपीएससी एग्जामिनर शेयर बाजार के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट या ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या सॉवरेन इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड या कोई चीज़, उस पर टैक्स लगता है कि नहीं ऐसी पूछने की उसकी एक ट्रेंड चली है, खुजली चली। तो समझते हैं। सबसे पहले सपोज आईपीओ में आपने अदानी का शेयर खरीदा 80 रुपीज़ में, और अभी आप सेकेंडरी मार्केट में सेल कर रहे हैं इसको किसी और को, और जो बायर है उसको लगता है अदानी में बहुत मजा है और वो आपको 100 रुपी ऑफर कर रहा है। तो यानी आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 20 रुपी इज़ योर प्रॉफिट। तो जब भी आप शेयर को सेल करते हैं और उस पर जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट पे लगता है कैपिटल गेन्स टैक्स, यानी कि पूंजीगत लाभ लाभ कर, कैपिटल गेन्स टैक्स। तो ये तो लगता है बराबर है। अब गौर करो, अदानी का शेयर एक जात की इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एसेट है, संपत्ति है जिसमें से वो पैसा कमाएगा। तो ये इंडियन एसेट हुई। और अगर इसको विद इन इंडिया सेल किया जा रहा है, मतलब जैसे बीएससी एनएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, तो यहाँ पर जो सेलर था जिसको आईपीओ में मिला था, वो अब किसी और बायर को सेकेंडरी मार्केट बीएससी एनएससी में बेच रहा है और प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो सेलर पे कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, करेक्ट, ये तो लगता है, कानून में लिखा है और ये तो लगता है। अब प्रश्न अपना ये होता है कि ये ब्लू वाले स्लाइड को आप भूल जाओ, ये तो हमने पढ़ लिया, समझ लिया कि इंडिया में तो शेयर बेचा, प्रॉफिट हुआ, कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। अभी आप ये जो स्लाइड में राइट हैंड साइड है ब्लैक कलर का, उसको देखो। इंडिया की एक कंपनी थी हज, मोबाइल सर्विस कंपनी। अब हज का जो मालिक था उसने उसको बेच दिया, तो वो क्या है, वो सेलर है। और उसने जो शेयर्स बेचे वो बेचे वोडाफोन को। तो बायर कौन था, वोडाफोन। और फिर वोडाफोन ने हज को एक्वायर कर लिया और सब उस भारत में वो एंट्री लेता है। तो यहाँ पर आप समझो कि हज का जो शेयर ओनर था उसने अपने शेयर्स बेचे, प्रॉफिट पे बेचे, तो कैपिटल गेन्स टैक्स लगना चाहिए। आंसर इज यस, लगना तो चाहिए। पर इधर हुआ ये कि इन लोगों ने भारत के बाहर कुछ केमन आइलैंड नाम का एक टैक्स हेवन है। टैक्स हेवन का मतलब क्या, उधर टैक्स कम लगते हैं, तो कर चोरी करनी हो वो लोग उधर खेल करते हैं। तो इन लोगों ने पूरी डील केमन आइलैंड में करी, और उनका ये कहना, ये तो भारत के बाहर किया ना, तो इस पे टैक्स नहीं लगता। ऑफकोर्स इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा, केस हुआ, लेकिन फिर अल्टीमेटली नेदरलैंड की एक आर्बिट्रेशन कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। वोडाफोन वाला ने एक दूसरा केस था केन एनर्जी वाला, उसमें रिजेक्ट किया, लेकिन उसको देख के वोडाफोन वाली भी जो चीज़ थी उसको जस्टिफाई हो गया कि भाई हम पे भी टैक्स नहीं लगता। ये जो पूरा मामला था उसको हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का केस। एंड अल्टीमेटली भारत सरकार को उसमें झुकना पड़ा, और ये सब जो मांग थी वो उनको छोड़नी पड़ी। भारत सरकार ने बोला हम टैक्स नहीं मांगेंगे, और पहले जो मांगा था वो भूल जाओ, अगर लिया भी होगा हम वापस कर देंगे। सो दैट एंटायर मैटर वॉज रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। तो इसको अगर हम गौर करें तो इस लॉजिक पे, तो जब ये लोग अमेरिका में अदानी के शेयर्स का बाइंग सेलिंग करके अमेरिकन इन्वेस्टर अगर प्रॉफिट कमाएंगे उसके सेकेंडरी मार्केट में, तो क्या भारत सरकार की टैक्स लेने की सीन बनती है कि नहीं बनती है उसके प्रॉफिट पे? ये तो क्वेश्चन वाली बात है। आइडियली अगर हम लॉजिक से चले कि नेदरलैंड की कोर्ट का जो जजमेंट था और उसके बाद भारत सरकार ने जो सब रिफॉर्म लिए हैं, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स हटाया वगैरह, उस हिसाब से तो नहीं मांग सकते, या फिर मांग भी सकते हैं अगर बजट में कुछ बोले। एंड नेक्स्ट, ये जो पूरी प्रोसेस है वो पूरे भारत से नहीं हो रही। पहले ये अदानी की जो भी चीज़ है वो गिफ्ट सिटी में जाएगी, और गिफ्ट सिटी से फिर यूएसए जाएगी। तो गिफ्ट सिटी में तो वैसे भी कोई चीज़ पे टैक्स नहीं लगता, ऐसे सरकार की सब छूट है, तो उस हिसाब से भी शायद टैक्स नहीं लगे। तो लगेगा कि नहीं, आई डू नॉट नो। वो तो अब जब एग्जैक्ट नॉर्म्स इसके आएंगे, अगला बजट आएगा, तो अपने को पता चलेगा। खुशी की बात यह है कि अपनी एग्ज़ाम कल सुबह नहीं है, अपनी एग्ज़ाम अगले साल है मई महीने में, और बजट आप जानते हैं फरवरी में आता है, तो तब तक पता चल जाएगा लगता है कि नहीं लगता है। तो अभी से नींद खोने की और नेट सर्च करने की कोई ज़रूरत है नहीं। एनीवेज, तो दिस वाज द लेक्चर। बाकी इकोनॉमी का मेरा कोर्स टीचर्स डे 5 सितंबर से आ रहा है, और वो प्रीलिम्स की उसमें गाड़ी धीरे से चालू होगी, और फिर मेंस की गाड़ी वो दिवाली के बाद, मतलब नवंबर 16 के आसपास से वो चालू होगी। और अभी ये जो डिस्काउंट ऑफर्स भी चल रहे हैं, अप टू 50% ऑफ यूजिंग द कोड monal.org। आप कहें तुम्हारे सितंबर में कोर्स है तो अभी से क्यों ले, तब तक भाई आप बाकी के सब्जेक्ट की पढ़ाई चालू कर सकते हैं,
क्योंकि अन अकेडमी इज़ लाइक नेटफ्लिक्स कि आप सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट सारे शोज़ अनलॉक हो जाते हैं, लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स, नोट्स मिलते हैं, प्रीलिम और मेंस की टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विथ इवैल्यूएशन, सीसेट भी आपको मिलता है, उसका भी कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं। तो ये सब चीज़ों को हम कहते हैं प्लस। उसके ऊपर आपको मेंटरशिप और ये डेली आंसर राइटिंग वगैरह चाहिए तो उसको कहते हैं आइकॉनिक एड ऑन। उसके अलावा आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लेना है तो उसको कहते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट का मतलब कॉम्बो। अलग से भी ले सकते हैं, इन सब के साथ भी ले सकते हैं, साथ में लो तो कुछ प्राइस और डिस्काउंट अच्छा होता है वगैरह। सो दैट इज़ द ऑफर। बाकी लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्रैक इट।